शिवानी उपाध्याय एंड यू वाचिंग माय चैनल सेक्शन यार्ड। तो गाइस, लास्ट हमने अपने लेक्चर्स में बात की थी शेड्यूल्स की, जहां पे हमने 7 तक शेड्यूल पढ़े थे और आज हम पढ़ने वाले हैं 8th और 9th शेड्यूल। बहुत आराम से और डीपली मैं उसे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस के बारे में दे रखा है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जो हमारी लैंग्वेज है, आपको ये सुन के बहुत ही शॉक में हो जाएंगे। आपकी जो लैंग्वेज है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो यूज होती है किसी भी एक्ट के लिए, लॉ के लिए, वो इंग्लिश है। बट इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, कहीं भी उसका हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बताई नहीं गई है वो लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो 8 शेड्यूल डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी 8 शेड्यूल में वर्णन किया गया है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का। लेकिन ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास थी 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया, इनमें अमेंडमेंट होते रहे, संशोधन होते रहे, चेंज होते रहे, तो लैंग्वेजेस बढ़ती गई। लेकिन अब प्रेजेंट में हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस को किस किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया। 15th लैंग्वेज जो जोड़ी गई वो थी सिंध, और उसे जोड़ा गया 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 के तहत। और सिंध जो बोली जाती है वो गुजरात के सिंध प्रोविंस यानी सिंध प्रांत में बोली जाती है। वो पाकिस्तान के पाकिस्तान के भी सिंध प्रोविंसेस में बोली जाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में वो गुजरात के सिंध प्रोविंसेस में बोली जाती है। नेक्स्ट आती है 16th लैंग्वेज कोंकणी। कोंकणी जो है वो गोवा, साउथ महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटक, केरल ऐसे राज्यों में बोली जाती है। 17th लैंग्वेज आती है मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है। 18th लैंग्वेज नेपाली, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार में बोली जाती है। अब आप कहेंगे कि भाई नेपाली तो नेपाल में होनी चाहिए ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों से एक राजभाषा का बना रखा है? तो भाई नेपाली हमारे यहाँ भी सिक्किम, वेस्ट बंगाल और तिब्बत जैसे स्टेट्स में बोली जाती है। ये जो 3 लैंग्वेज है इनको एक साथ लाया गया 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। उसके बाद 4 लैंग्वेजेस ऐड और करी गई। 19 लैंग्वेज जो ऐड करी गई वो थी बोडो, जो कि तिब्बती बर्मन लैंग्वेज है। 20 लैंग्वेज डोगरी, जो कि जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ये जो डोगरी लैंग्वेज है जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ये सिमिलर है पंजाबी जैसी, मतलब पंजाबी जैसे वर्ड्स इसमें आते हैं। 21 लैंग्वेज जो जोड़ी गई वो है मैथिली, जो कि नॉर्थ बिहार में बोली जाती है। और 22 लैंग्वेज जो थी लास्ट संथली, इसे संतली या संथली भी बोलते हैं, संथाली, और ये असम, उड़ीसा, झारखंड के पार्ट्स में बोली जाती है। तो ये जो 4 लैंग्वेज है ये एक साथ लाई गई बाय 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। देन यू हैव टू रिमेंबर दैट कि जो 15 लैंग्वेज है वो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाई गई, बाकी की 3 लैंग्वेज 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाई गई, और जो 4 रिमेनिंग है वो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा लाई गई। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आप लोगों को लगता होगा, कुछ लोगों को लगता है कि हिंदी है, शायद नहीं। हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो एक राजभाषा है। इट इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी नेशनल लैंग्वेज का डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है। नेक्स्ट 9th शेड्यूल। भाई ये जो 9th शेड्यूल है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ और 9th शेड्यूल एक तरफ। 9th शेड्यूल क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। दिस शेड्यूल वाज इनैक्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। इस शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया फर्स्ट अमेंडमेंट, पहले संशोधन 90 के तहत, जिसके साथ साथ इस अमेंडमेंट के साथ साथ आर्टिकल 31B को भी इंट्रोड्यूस करा गया। यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में 2 चीज इंट्रोड्यूस की गई, 9th शेड्यूल अलॉन्ग विद 31B आर्टिकल भी इंट्रोड्यूस किया गया। ये जानने के लिए कि 9th शेड्यूल क्या है, हम पहले इसकी स्टोरी जान लेते हैं कि ये क्यों अमेंडमेंट किया गया। अब जब हमारे देश में ब्रिटिश का राज था, उस टाइम भी और पहले भी जो हमारी लैंड है
उसमें जो किसान थे उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। एक तो जमींदारी का सिस्टम था, खेत के खेत जो है पूरे गांव के एक ही जमींदार के पास है, ना तो हम लोग मतलब ना ही डेवलपमेंट हो पा रहा है अच्छे से लैंड का। इरिगेशन में डेवलपमेंट हुआ था लेकिन लैंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। किसानों को बहुत दिक्कत रहती थी क्योंकि उन्हें सही दाम नहीं मिलते थे और ज्यादा से ज्यादा लैंड जमींदारों के पास होते थे। तो इस जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए और लैंड को सुधार करने के लिए क्या किया गया, एक एक्ट लाया गया, वो एक अमेंडमेंट की गई, फर्स्ट अमेंडमेंट, जिसमें क्या कहा उन्होंने कि हम एक शेड्यूल बनाते हैं जो लिस्ट होंगी जिसमें ऐसी लॉज की जो कि चैलेंज नहीं की जाएंगी कोर्ट में, या फिर जिन पे मतलब कोर्ट में हम जाके उनके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो जमींदारों के पास लैंड थी, उन जब हम लोग इंडिपेंडेंस हो गए तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि अब भाई हमारा नेशनलाइजेशन हो रहा है तो एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए लैंड की जरूरत है, लेकिन जो आधे से ज्यादा लैंड है वो जमींदारों के पास है। तो जमींदारों के पास लिमिटेड लैंड होनी चाहिए क्योंकि अब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है तो हमें लैंड की जरूरत है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि बाकी की जो लिमिटेड अमाउंट में हम उनको लैंड देंगे, बाकी की जो लैंड होगी वो गवर्नमेंट के द्वारा जब्त कर ली जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, लैंड एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट बाकी की लैंड पर अधिग्रहण कर लेगी। लेकिन अब जमींदारों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर अपील की कि हम ये लैंड नहीं देंगे और गवर्नमेंट हमसे ऐसे लैंड नहीं छीन सकती। लेकिन वहां पर बात क्या आ रही थी, सोशल वेलफेयर की। वहां पर बात आ रही थी कि हमें समाज का वेलफेयर करना था, हमें देश का डेवलपमेंट करना था, हमें लोगों की जनहित के लिए लैंड चाहिए थी। तो ये डिसाइड किया गया कि हम एक लॉ बनाते हैं कि कोई भी इसके खिलाफ, यानी ये जो लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट के द्वारा करी जा रही है और ये जमींदार जो खिलाफ इस चीज के खिलाफ क्या कर रहे हैं, कोर्ट में अपील कर रहे हैं, वो ना कर सकें, इसके लिए ये लॉ बनाई गई कि ये शेड्यूल बनाया गया कि इसमें ये लॉ डाली जाएगी कि जो भी लॉज होंगी जो बनाई जाएंगी 9 शेड्यूल में वो चैलेंज नहीं की जाएंगी कोर्ट में, और वो लॉज या फिर कह सकते हैं शील्डेड की जाएंगी, बचाव किया जाएगा उनका जुडिशियल रिव्यू से। यानी कि एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर यानी स्टेट या गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाएंगी उन्हें चैलेंज नहीं किया जाएगा कोर्ट्स में, यानी जुडिशरी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये तो थी 9 शेड्यूल के अंदर, ये 9 शेड्यूल, ये तो था 9 शेड्यूल। लेकिन 31B क्या है? 31B ये है, सेव्स एक्ट एंड लॉज इंक्लूडेड इन 9 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। 9 शेड्यूल में तो ऐसी लॉज डाली जाएंगी और वो जो लॉज हैं उन्हें सेव कौन करेगा, उन्हें प्रोटेक्ट कौन करेगा? 31B आर्टिकल प्रोटेक्ट करेगा। किससे? जुडिशियल रिव्यू से, यानी कि कोर्ट से। अब जैसा कि मैंने बताया, इसका एम क्या था 9 शेड्यूल, इस अमेंडमेंट का या 9 शेड्यूल लाने का या 31B लाने का क्या एम था? अबॉलिशिंग द जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को खत्म करना, एंड लैंड रिफॉर्म, और सुधार करना किसमें? जमीन में। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट होते रहे, लॉज जुड़ते रहे। प्रेजेंट में जो हमारे पास लॉज हैं 9 शेड्यूल के अंदर, वो है 284 लॉज आर इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल, यानी 9 शेड्यूल में 284 लॉज हैं। अब ये कैसे आई? बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, बट 76 अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट हुआ 76 अमेंडमेंट तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें क्या हुआ, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया रिजर्वेशन 69% का SC STs और OBCs को। अब भाई जनरल के पास कितना परसेंट बचा? अब ये तो गलत बात हो गई ना, जो मन कर रहा था सरकार का, सरकार वही की जा रही है। कोई भी लॉ जो उसको लग रहा है कि लोग उसके अगेंस्ट ना जाए कोर्ट में, वो 9 शेड्यूल में डाली जा रही है। क्यों? क्योंकि 9 शेड्यूल में ये 9 शेड्यूल ये कहता है कि जो भी लॉज होंगी वो चैलेंज नहीं की जाएंगी कोर्ट में, इसलिए जो उनका मन आ रहा था, जैसी लॉज उनको मन कर रहा था, वो 9 शेड्यूल में डाले जा रहे थे। तभी तो 284 लॉज हो गई। लेकिन ये जो लॉ थी वो क्या कर रही थी? वॉयलेट कर रही थी फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि राइट टू इक्वालिटी को वॉयलेट कर रही थी। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे डिस्ट्रॉय कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है। ऐसी लॉज बनाई जा रही थी कि लोगों के हित की वजह उनका अनहित कर रही थी। इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि जितने भी एक्ट्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, लॉज होंगी, वो जो इंक्लूडेड है 9 शेड्यूल में,
वो 24 अप्रैल 1973 के बाद चैलेंज करी जाएंगी कोर्ट में अगर वो वायलेट कर रही हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स। अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही हैं, अगर वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर वो नहीं वायलेट कर रही हैं तो वही है कि उन्हें चैलेंज कोर्ट में नहीं किया जाएगा। 23 अप्रैल जो 1973 है, इसमें एक केस आया था, केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट। यानी ये जो केस आया था उसमें ये अपील हुई थी, उसमें दिक्कतें आई थी कि भाई ये तो वायलेट हो रहा है फंडामेंटल राइट। तभी ये डेट चुनी गई कि इस दिन के बाद से चैलेंज कोर्ट में किया जाएगा अगर वो लॉ, वो एक्ट वायलेट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल राइट। तो आई होप गाइस आपको अच्छे से 9 शेड्यूल समझ में आ गया होगा। आप अपना फीडबैक या डाउट्स हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।